हेलो 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 हेलो। चलिए। ओके, चलिए। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आपका हरीश भैया आपके सामने हूँ बहुत ही बढ़िया हमारे आज के सेशन के साथ में। तो मेरे सभी छोटे भाई बहनों का स्वागत है इस प्यारे से परिवार के अंदर जिसका नाम है सिलेक्शन वे। और शुरू करते हैं साथियों आज की हमारी प्यारी सी क्लास को जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। तो हम केमिकल बॉन्डिंग के अंदर ना बहुत प्यारे जो कॉन्सेप्ट है उनको समझने वाले हैं, ठीक है। तो आपको बहुत कुछ नया है आज आपको सीखने को मिलेगा। चलिए, देखिए, हम जब केमिकल बॉन्डिंग की बात करेंगे ना बालक, तो मुद्दा बनता है कि केमिकल बॉन्डिंग होती क्या है। अब आप जरा यहां पे समझने का प्रयास करना कि केमिकल बॉन्डिंग होती क्या है। देखो, जैसे अगर मैं बात करूं यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड को लेके, तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो संरचना होती है, अगर स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो कहीं ना कहीं देखो साथियों, ये संरचना है जो कार्बन डाइऑक्साइड की बनकर तैयार होने वाली है। अब आप ये कहोगे कि इसमें जो कार्बन और ऑक्सीजन है, इसमें साथियों कार्बन और ऑक्सीजन कैसे जुड़े आपस में। तो यहां पे कार्बन और ऑक्सीजन जो जुड़े हैं, ये जुड़े हैं किसके माध्यम से बेटा? बॉन्ड के माध्यम से, जिसे हिंदी में बोलते हैं बंध के माध्यम से जुड़े हैं। अब आपके मन में मुद्दा बनेगा कि सर ये बॉन्ड एक्चुअल में परिभाषा क्या बताता है, ये क्या शो करता है, कैसे बनता है, किस तरह से बनता है, इसको जरा समझा दीजिए। तो मैं आपको वही सब बातें हैं जो इस क्लास में बहुत डिटेल से पढ़ाने वाला हूं। तैयार हो जाओ, बहुत कुछ नया आपको जानने को सीखने को मिलेगा हमारी केमिकल बॉन्डिंग की इस प्यारी सी क्लास के अंदर। तो बहुत कुछ नया है साथियों, आपको मैं बताने वाला हूं, ठीक है। तैयार है सबके सब? चलो शुरू करते हैं साथियों आज की प्यारी सी क्लास से। देखो, तो आपके मन में पहला क्वेश्चन तो बनता होगा ये भैया कि बॉन्डिंग होती क्या है। देखो, अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके मन में ये बनेगा कि भैया हमारे पास में ये जो केमिकल बॉन्डिंग होती है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? रासायनिक बंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रासायनिक बंध बोलते हैं। तो ये जो रासायनिक बंध होता है, ये बनता कैसा है और किस तरह से ये जो रासायनिक बॉन्डिंग है ये कार्य करती है। चलो मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल समझाता हूं, आप यहां पे सारी सारी बातों को समझ जाओगे। आपने देखा होगा कि आपके आसपास बहुत सारे लोग होते हैं। अब लोगों के ना डिफरेंट डिफरेंट फेज होते हैं समय के साथ में। समय के साथ में जैसे फेज कैसे होते हैं, मान लो कि आप जब यहाँ पे 17-18 साल के होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, 20-25 साल के बाद आपकी शादी करवा दी जाती है। अब जैसे आपकी शादी करवा देते हैं तो आपकी शादी करवाई जाती है एक अपोजिट जेंडर से, मतलब अगर आप मेल है तो फीमेल से हो जाएगी, फीमेल है तो मेल से हो जाएगी। अब शादी क्यों करवा दी गई? शादी इसलिए करवा दी जाती है हमारे आसपास सोसाइटी में, ताकि जो लोग होते हैं वो स्टेबल हो जाए। जैसे आपने बहुत से लोगों से सुना होगा कि लड़का ना हाथ से बिगड़ गया है, साथी उसकी शादी करवा दो। लड़की हाथ से निकल गई, इसकी शादी करवा दो। अक्सर होता है। जैसे पुराने जमाने में, आजकल तो चलो मॉडर्न जमाना हो चुका है, लोग शादियां लेट करते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जब मैं 10th क्लास में था ना, मैं केंद्रीय विद्यालय से पढ़ा हुआ विद्यार्थी हूं। जब मैं 10th क्लास में था, तो 10th क्लास के अंदर होती है ना कि किसी किसी कॉलेज में, किसी किसी स्कूल में एक लड़की होती है जिसकी चर्चा हर जगह फैली रहती है। एक ऐसी लड़की होती है जिसके बारे में हर जगह बातचीत होती रहती है कि यार ये लड़की कितनी मॉडर्न है। मतलब इसको अन्यथा मत लीजिएगा, ऐसे लड़के भी होते हैं। तो होता क्या है कि घर वाले बोलते थे कि लड़की हाथ से जा रही है, काम करो शादी करवा दो उसकी। तो ये जो कॉन्सेप्ट है शादी करवाने का, इसका मतलब क्या है? शादी बंद बनाने का जो कॉन्सेप्ट है दिया जा रहा है। इसी तरह से आपने अक्सर घर में पढ़ा सुना होगा कि लड़का हाथ से निकल रहा है, लड़की पे जिम्मेदारी नहीं है, एक काम करो शादी कर दो, जिम्मेदारी आ जाएगी तो लड़का सुधर जाएगा। तो ये क्या कॉन्सेप्ट अभी है कि शादी करवा दो कि लोग सुधर जाते हैं? आजकल तो लोग उल्टा ड्रम में जा रहे हैं। आजकल तो लोग ये शादी कराने के बाद और टेंशन में बैठे हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, उसी कॉन्सेप्ट को मैं समझाने का प्रयास करता हूं। देखो ध्यान से, आप लोगों ने पढ़ा है कि हमारी केमिस्ट्री के अंदर भी ये होते हैं एलिमेंट्स। बोलो जल्दी से। अब देखो, हमारे पास में जो पाए जाने वाले एलिमेंट होते हैं ना साथियों, इनको हिंदी में क्या कहा जाता है? इनको हिंदी में बोलते हैं तत्व। क्या बोलते हैं? तत्व बोलते हैं। अब एक बात को जरा समझना जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो तत्व होते हैं ये बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है। जो एलिमेंट्स होते हैं ये बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है। और आपको मैं बता दूं कि दुनिया में हर व्यक्ति चाहता है कि वो क्या हो जाए? स्टेबल हो जाए। हर कोई चाहता है स्टेबल हो जाए, सिंपल सी बात है। अब ये बताओ कि जब एलिमेंट और एलिमेंट आपस में क्या करते हैं साथियों? जुड़ते हैं। तो एलिमेंट और एलिमेंट यहां पे आपस में जुड़ेंगे, और जुड़ने के बाद किसका निर्माण करेंगे? तो जुड़ने के बाद साथियों निर्माण करते हैं किसका? यहां पे कंपाउंड्स का। किसका निर्माण करते हैं? कंपाउंड का निर्माण करते हैं, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं बालक? जिसको हिंदी में कहा जाता है यौगिक। क्या बोलते हैं? यौगिक बोलते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन बनेगा कि सर जो एलिमेंट और एलिमेंट होते हैं ये आपस में कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, तो एलिमेंट एलिमेंट कैसे आपस में जुड़ेंगे? तो इनको साथियों जोड़ा जाता है कैसे? तो आपस में बॉन्ड बनाकर। कैसे बनाकर? बॉन्ड बनाकर। मतलब ये एलिमेंट एलिमेंट जो होते हैं आपस में क्या बनाते हैं? बॉन्ड बनाते हैं।
बॉन्ड मतलब ये आपस में बंध का निर्माण करेंगे। और किसका निर्माण करते हैं? यहाँ पे कंपाउंड का निर्माण करते हैं। पहली बात क्लियर हो गई। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों किया, इसके पीछे रीजन क्या है? तो रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। जो एलिमेंट होते हैं ये कैसे होते हैं? ये होते हैं इनस्टेबल। इनस्टेबल मतलब ये जो होते हैं साथियों कैसे होते हैं? यहाँ पे इनस्टेबल हैं, ये लगातार अपनी यहाँ पे स्टेबिलिटी को प्राप्त करना चाहते हैं। जो हमारे पास में एलिमेंट होते हैं ना, तो एलिमेंट भैया बहुत ही ज्यादा अस्थिर होते हैं। अस्थिर मतलब इधर से उधर भटकते रहते हैं। तो इनके अंदर जब बॉन्डिंग बन जाती है तो बॉन्डिंग बन जाने से क्या होते हैं? स्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर सारी बातें? क्या हो जाते हैं? स्टेबल हो जाते हैं। और स्टेबल होकर यहाँ पे क्या करते हैं साथियों? कंपाउंड का निर्माण करते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा बहुत ही बढ़िया तरीके से कि सर बॉन्डिंग का निर्माण क्यों किया जाता है? तो बॉन्डिंग का निर्माण किया जाता है किसको स्टेबल करने के लिए? तो बॉन्डिंग का साथियों निर्माण यहाँ पे जो किया जाता है वो किया जाता है किसको स्टेबल करने के लिए साथियों? यहाँ पे एलिमेंट को स्टेबल करने के लिए इसका इस्तेमाल है जो किया जाता है। क्या इतनी सी बात यहाँ पे समझ गए हैं? बोलो हाँ या ना। कंफर्म है सारी बातें? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आप समझ गए। अब आप ऐसे समझो ध्यान से कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताना चाहता हूं कि हम डेली लाइफ में एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि एक लड़का है जो हाथ जो बहुत बिगड़ गया है। अब घर वाले बड़े परेशान है कि ये लड़का कैसे अपनी जिंदगी में स्टेबल होगा, कैसे ये जिंदगी में कुछ करेगा, अगर ऐसे रहेगा तो ये बिगड़ता रहेगा, बहुत ज्यादा अनस्टेबल है। उसकी शादी करा दी। क्या बना दिया? बॉन्ड बना दिया। अब जैसे ही शादी करा दी तो बंद बन चुका है, रिश्ता बन चुका है, रिश्ते में उसकी एक पत्नी आ चुकी है। अब जिम्मेदारियां बन चुकी हैं, तो धीरे धीरे लड़का काम करना शुरू कर देगा, जिम्मेदारी उठाएगा और उसकी लाइफ कैसी होती है? स्टेबल हो जाती है, अपना कंपाउंड बना लेगा। समझ गए छोटी सी बात? तो मैं वही बता रहा हूं, वैसी ही चीज हमारी कहां पर है? बॉन्डिंग में है। अब आप ये बताओ कि हमारे जो एलिमेंट होते हैं, देखो ध्यान से, अब हमारे पास में जो एलिमेंट होते हैं वो तीन प्रकार के होंगे। या आप बेसिकली कहो कि हमारे पास में जो तत्व होते हैं वो तीन प्रकार के, दो प्रकार के मान लीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। सर कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है जिसे बोलते हैं मेटल, जिनको हिंदी में क्या बोलते हैं साथियों? यहाँ पे धातु बोलते हैं। ठीक है। एक होता है हमारे पास में जिसे बोलते हैं नॉन मेटल्स। अब आप ये बताओ कि ये जो मेटल होते हैं, ये जो अधातु होती है, ये जो नॉन मेटल्स होती हैं, ये आपस में रिएक्शन करेंगी और आपस में रिएक्शन करने से क्या बनाएंगी? बॉन्ड बनाएंगी। तो हमारे पास ना बहुत प्रकार के बॉन्ड है जो बन जाते हैं। ठीक है, क्लियर सारी बातें? तो आपसे एग्जामिनेशन में सीधे सीधे क्वेश्चन बन जाता है कि भैया बॉन्ड क्यों बनते हैं? तो बॉन्ड बनते हैं अपने आप को स्टेबल करने के लिए। स्टेबल मतलब एलिमेंट अपने आप को स्टेबल करना चाहता है, स्थिर करना चाहता है, जिससे किसका निर्माण करता है साथियों? बंध का निर्माण करता है। क्लियर सारी बातें? अच्छा, बहुत बढ़िया। अब एक मुद्दा जो बनता है वो ये बनता है सर कि बॉन्ड बनाने से होता क्या है? देखो आपको बताऊं साथियों कि आपने पढ़ा होगा कि एटम के अंदर यहां पे दो चीजें होती हैं। या तो एटम के अंदर यहां पे डुप्लेट पूरा हो जाए, डुप्लेट मतलब बाहर वाली कक्षा में दो इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाए, या किसी भी के अंदर यहां पे ऑक्टेट पूरा हो जाए। ऑक्टेट मतलब उसके बाहर वाली कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएं। तो बॉन्ड के माध्यम से ये चीज यहां पे हो जाती है। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं, बॉन्ड की बेसिक डेफिनेशन पढ़ ली। अब देखो बॉन्ड के बारे में क्या पढ़ा है उनको जरा समझना ध्यान से, बहुत बढ़िया तरीके से। क्या क्या डेफिनेशन है मैंने सिंपल सी भाषा में समझाया है और मैं बहुत डिटेल से बताने वाला हूं आपको हर एक पॉइंट को। ठीक है, देखो ध्यान से। जब दो या दो से ज्यादा परमाणु या एटम्स जो होते हैं आपस में जुड़कर क्या प्राप्त करते हैं साथियों? स्थिरता प्राप्त करते हैं। स्थिरता मतलब स्टेबिलिटी प्राप्त करते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं रासायनिक बंध बोलते हैं। क्लियर सारी बातें? जब दो या दो से ज्यादा एटम्स या एलिमेंट जो होते हैं वो यहां पे आपस में आकर स्टेबिलिटी प्राप्त करते हैं, स्टेबिलिटी मतलब स्टेबल हो जाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं साथियों? उसे हम सिंपल सी भाषा में बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको बता दिया। क्या इतनी सी बात यहां पे क्लियर हो गई है? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? जल्दी बताओ मुझे कमेंट के अंदर। चलो, तो ये छोटी सी बात समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर? आ जाओ। अब देखिए हमने ये छोटा सा कॉन्सेप्ट समझा है। क्या समझा है? कि जो एलिमेंट एलिमेंट होते हैं, देखो ये जो एलिमेंट है और ये जो एलिमेंट है, तो ये एलिमेंट एलिमेंट मिलकर किसका निर्माण करेंगे? यहाँ पे कंपाउंड्स का फॉर्मेशन है जो करने वाले हैं, जैसा आपको मैंने बता दिया बहुत ही बड़ी तरीके से। अब जरा समझो कि भैया हमारे पास में कितना तरह के बॉन्ड है जो बनेंगे। देखो आपको बताऊं कि केमिस्ट्री में ना बहुत सारे बॉन्ड है।
क्या हमें सारे के सारे बॉन्ड्स पढ़ने की जरूरत पड़ेगी? तो आंसर है बिल्कुल नहीं पड़ेगी। आपको गिनती के 3 या 4 बॉन्ड पढ़ने पड़ेंगे, और 3-4 बॉन्ड पढ़ने के बाद आपके सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। भैया पहला कौन सा बॉन्ड पढ़ना हमें? देखो, तो पहला साथियों बॉन्ड हमें पढ़ना है जिसका नाम है आयनिक बॉन्ड, जिसे हम क्या बोलते हैं साथियों? आयनिक बॉन्ड के नाम से जानते हैं। ये हमारे लिए मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट बॉन्ड है जो बन जाता है, ठीक है। दूसरा साथियों यहाँ पे बॉन्ड है जिसे बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। कौन सा? कोवलेंट है, जिसका नाम है सहसंयोजी बंध। कौन सा? सहसंयोजी बंध है। दिखाई दिया? ये दोनों के दोनों जो बॉन्ड है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको बता दूं कि 99% जो क्वेश्चन हमारे वो यहीं से बन जाते हैं, ठीक है। तो हमारे एग्जामिनेशन के साथ 99% जो क्वेश्चन है वो इन्हीं दो बॉन्ड से बनते हैं। अब कभी कभी अगर मान लो कि एग्जामिनर का मूड बहुत खराब है, वो घर से पिट के आया है, उसकी बीवी ने इसको मारा है, और वो बोलता है कि नहीं भैया मैं तो तुमसे बदला लूंगा, तो हो सकता है वो कभी कभी तुमसे कुछ और कुछ क्वेश्चन पूछ ले। तो किसके बारे में पूछेगा बता देता हूं। वो साथियों तुमसे पूछेगा किसके बारे में? हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में, ठीक है। इसके बारे में कभी क्वेश्चन देखिए पूछ लेता है कभी कभी। तो आपको ये 3 बॉन्ड याद करने हैं। वैसे बहुत सारे बॉन्ड हैं, बहुत सारे बॉन्ड हैं साथियों, लेकिन आपको ये 3 बॉन्ड पढ़ने हैं। मैं लगभग लगभग हर एक के बारे में थोड़ा थोड़ा बता दूंगा, लेकिन इन 3 को हम जरा डिटेल से पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले यहाँ पे किसके बारे में? आयनिक बॉन्ड के बारे में। आ जाओ, बहुत सारे नाम इसके जो मिलेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं किसके बारे में साथियों? आयनिक बॉन्ड के बारे में। आयनिक बॉन्ड के बारे में, जिसको हम यहाँ पे आयनिक बंध के नाम से भी जानते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं किसके बारे में? यहाँ पे आयनिक बॉन्ड के बारे में। अब सुनो, ये होता क्या है, कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, आपको मैं सारी की सारी बातें बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। जरा यहां पे देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ये बॉन्ड किस किस में बनता है, किस किस के बंध बनेगा, देखो, तो आपको एक चीज हमेशा जो याद करनी है वो ये है कि आयनिक बॉन्ड का निर्माण साथियों हमेशा जो होता है वो धातु अधातु के मध्य होता है। मतलब इट इज ऑलवेज बी फॉर्म बिटवीन दी मेटल एंड दी नॉन मेटल। जब भी हम मेटल और नॉन मेटल की बात करते हैं, तो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में देखो, तो मेटल्स और यहां पे नॉन मेटल्स के बीच में ही हमेशा किसका फॉर्मेशन होता है? तो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में ही हमेशा किसका फॉर्मेशन होगा बताओ? तो यहां पे साथियों फॉर्मेशन होता है किसका बताओ जल्दी से? तो फॉर्मेशन होता है हमारे पास में किसका भैया? तो आंसर है आयनिक बॉन्ड का। क्या इतनी सी बात यहां पे क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो यहां पे आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन है जो यहां पे हो जाता है, ठीक है। आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन है जो यहां पे हो जाता है, इस बात को जरा समझना, ठीक है। अभी होता कैसे, किस तरह से होता है, क्या क्या नाम दिए जाते हैं, ये नाम क्या है, मैं एक एक करके सारे के सारे नाम आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसे क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, आपको हर एक पॉइंट को मैं बताने वाला हूं। चलो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले किसके बारे में, देखो कि ये बनता कैसे है भैया। आ जाओ बोर्ड पे, देखो बढ़िया कंसेप्ट है कि आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होगा। बेटा इधर देखो ध्यान से। चलो हम बात करते हैं किसके बारे में, यहां पे फॉर्मेशन ऑफ, यहां पे आयनिक बॉन्ड कि किस प्रकार से, देखिए साथियों यहां पे आयनिक बॉन्ड का जो निर्माण है वो यहां पे होने वाला है। प्लीज देख लो क्योंकि मैं कंसेप्ट बता रहा हूं बेटा इधर सबके सब, और कंसेप्ट ही हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए, क्योंकि जिसके कॉन्सेप्ट जितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है अच्छे होंगे वो उतना बढ़िया परफॉर्मेंस है जो देने वाला है ना। पहले यहां पे देखते चलो सबके सब। इसे बोलते हैं स्मार्ट वर्क, जो मैं कर रहा हूं ना तुम्हारे सामने यहां पे अभी, इसको हम क्या बोलते हैं? स्मार्ट वर्क बोलते हैं। आ जाओ देखो ये क्या है मैं बता देता हूं। देखो आप ये जानते भी है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं यहाँ पे नमक के बारे में। देखो अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे नमक को लेके बेटा, जिसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, तो इंग्लिश में साथियों से बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। बोलो हाँ या ना। अगर सोडियम क्लोराइड की मैं बात करूं तो फॉर्मूला बनता है हमारे पास में NaCl, ये बनता है। आप सबने पढ़ा होगा सोडियम क्लोराइड के फॉर्मूले के बारे में। अब क्वेश्चन बनता है कि सोडियम क्लोराइड के अंदर कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन है, यहाँ पे आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन है जो होता है। अब ये आयनिक बॉन्ड बनता कैसे, तो मैं बता रहा हूं बहुत ही बड़ी तरीके से। यहां पे देखो हमारे पास में 2 एलिमेंट है, एक है साथियों सोडियम और एक है हमारे पास में क्लोरीन। सोडियम की परमाणु संख्या होती है 11,
और क्लोरीन की साथियों परमाणु संख्या होती है 17। मतलब इनके जो एटॉमिक नंबर है वो कितने होते हैं हमारे पास में, 11 17 होते हैं, 11 17 होती है। अगर मैं इसमें इलेक्ट्रॉन्स की बात करूंगा, इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं, देखो ध्यान से, तो आप समझो कि यहां पे कि सोडियम के के में कितने मिलेंगे, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल में कितने हैं साथियों 8 इलेक्ट्रॉन्स, और एम में कितने हैं, देखो, तो सोडियम के के की बात करते हैं, एल की बात करते हैं, एम की बात करते हैं, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन सीधे सीधे बन सकता है कि हमारे पास में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होती है, ये हमें जरा यहां पे निकालना है। इसी तरह से हम बात करते हैं किसको लेके बेटा, क्लोरीन को लेके। देखो इसी तरह से हम बात करते हैं किसको लेके, यहां पे क्लोरीन को लेके। अब जो क्लोरीन होती है तो क्लोरीन की परमाणु संख्या होती है 17। कितनी होती है, 17 होती है। अब जरा सुनते चलना ध्यान से, जो मैं पॉइंट बताते चल रहा हूं वो पॉइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर सबके सब बोर्ड पे देखो, तो सोडियम के अंदर के में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल में कितने होंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स, और एम में कितने साथियों हमारे पास में 1 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। क्लोरीन की बात करेंगे तो क्लोरीन के अंदर साथियों के में होंगे हमारे पास में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल में कितने होंगे, तो एल में साथियों होंगे हमारे पास में कितने, बताओ जल्दी से, 8। एम में कितने होंगे, तो एम में होंगे 7। अब आपको कुछ करना नहीं है, आपको सीधे सीधे इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या है साथियों वो यहां पे बनानी है। इनको जरा समझते चलना ध्यान से कि हमें यहां पे इलेक्ट्रॉन्स बनाने हैं। क्या बनाने, इलेक्ट्रॉन्स बनाने हैं। जरा देखो ध्यान से, तो आपने सबसे पहले क्या बना दिया, सोडियम बना दिया, तो मेरे पास में है ये सोडियम, ठीक है। और यहां पे क्या बना दिया हमने, क्लोरीन बना दिया, Cl बना दिया। कोई दिक्कत, चलो सोडियम में इलेक्ट्रॉन्स बनना शुरू करते हैं। सबसे पहले कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स मैंने भर दिए के में, कोई दिक्कत नहीं है। एल में कितने बताओ, एल में हमारे पास में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमने कितने इलेक्ट्रॉन्स भर दिए, एल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स भर दिए। अब आप कहोगे सर एम में कितने इसके पास में, तो एम में इसके पास में है 1 इलेक्ट्रॉन। ये देखो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है जो आपको यहां पे नजर आएगा, दिखाई दी आपको, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं जरा क्लोरीन को लेके। क्लोरीन की जब मैं बात करूंगा तो क्लोरीन पे भैया कितने होने चाहिए, पहले 2 होने चाहिए के में, तो के में हमारे पास कितने हैं, तो के में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो यहां पे बन जाएंगे, ठीक है भैया, अच्छी बात है। इसके बाद एल में कितने हैं, तो एल में 8 होने चाहिए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, दिखाई दिया आपको 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसके पास एम में कितने हैं, तो एम में भैया हमारे पास में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने हैं, 7 है। देखो अब 7 इलेक्ट्रॉन्स हमें बनाने पड़ेंगे, देखो ध्यान से, तो हमारे पास देखो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन्स है जो बनके तैयार हो चुके हैं। कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है ना। अब मैं आपसे बस ये पूछना, बताओ कि इनमें से दोनों में स्टेबल कौन है, क्या सोडियम स्टेबल है या क्लोरीन स्टेबल है, तो कोई भी स्टेबल नहीं है। क्यों स्टेबल नहीं है, इसके पीछे रीजन क्या है, देखो ध्यान से, रीजन बड़ा मजेदार है। रीजन बड़ा मजेदार क्या है, जरा समझना बेटा, कॉन्सेप्ट सुनो ध्यान से। देखो सोडियम की हम बात करते हैं तो सोडियम के अंदर जो एम है, देखो तो सोडियम के अंदर जो एम है ये से क्या कर रहे हैं, यहां पे अनस्टेबल बना रहा है। क्योंकि अगर देखा जाए तो सोडियम की देखो के कक्षा पूरी है, के यहां पे पूरा है, एल यहां पे पूरा है, लेकिन इसका एम पूरा नहीं है। अब इसके एम पूरा होने की कंडीशन क्या बनेगी बताओ, इसके एम के पूरे होने की कंडीशन तब बनेगी जब या तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल दे या कहीं से 7 इलेक्ट्रॉन को ले ले, यही पूरा होगा। क्योंकि एम के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स को भर सकते हैं भैया, 18 भर सकते हैं, लेकिन हमें कितने चाहिए, 8 चाहिए। अब इसे 8 इलेक्ट्रॉन्स को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो अपना 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल दे या कहीं से 7 इलेक्ट्रॉन को ले ले। इसके लिए आसान क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन को निकालना या 7 इलेक्ट्रॉन को लेना, 1 इलेक्ट्रॉन को निकालना ज्यादा आसान है। अब जरा क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन भी देखो अनस्टेबल है, क्यों, इसका के पूरा है, एल पूरा है, लेकिन इसका जो एम है वो पूरा नहीं है कि नहीं, बोलो जल्दी से। अब इसके एम पूरा क्यों नहीं है, क्योंकि इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब दोनों के दोनों एक कंडीशन में आ गए हैं कि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो सोडियम क्या बोलता है, एक काम कर, सुन ध्यान से, सोडियम बोलता है काम कर, मैं तुझे अपना 1 इलेक्ट्रॉन यहां पे दान करता हूं, देखो ध्यान से, मैं तुझे अपना 1 इलेक्ट्रॉन यहां पे दान करता हूं। देखो अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसने दान कर दिया तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाएगा, सोडियम से निकल के कहां पे जाएगा भैया बताओ जल्दी से, क्लोरीन पे जाएगा, बोलो हाँ या ना। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसने दान किया तो ये इलेक्ट्रॉन कहां से कहां चला गया, तो ये इलेक्ट्रॉन भैया निकल के कहां से कहां गया बताओ जल्दी से, सोडियम से क्लोरीन पे गया। अब जैसे इलेक्ट्रॉन यहां पे निकल के सोडियम से क्लोरीन पे गया तो ये बताओ कि बाहर वाली कक्षा की किसी प्रकार से जरूरत पड़ेगी, सर नहीं पड़ेगी, तो बाहर वाली कक्षा हट जाएगी।
बाहर वाली साथियों हम जब बात करते हैं तो यहाँ पे जो कक्षा वो यूज नहीं होगी, मतलब बाहर वाला शेल किसी प्रकार से यूज में नहीं आने वाला। समझ में आ गई छोटी सी बात। तो आपने ये नोटिस कर लिया कि एक इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ है। बोलो जल्दी से सबके सब। अब आप मुझे ये बताओ कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स कितने रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स कितने रहेंगे। देखो अब आप ये जानते हो सर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या हमेशा प्रोटॉन्स के बराबर होती है। जो सोडियम 11 था तो 11 का मतलब था भैया इस पे इलेक्ट्रॉन्स 11 थे, प्रोटॉन्स भी कितने थे, 11 थे। क्योंकि मैं बता चुका हूं अगर हम परमाणु संख्या की बात करते हैं, एटॉमिक नंबर की बात करते हैं, तो एटॉमिक नंबर में साथियों मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स की मात्रा बराबर होना। देखो अब सोडियम के पास क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो सोडियम के पास में प्रोटॉन कितने हैं, तो सोडियम के पास साथियों प्रोटॉन जो है वो है 11, है कि नहीं। इलेक्ट्रॉन्स कितने बचे, इलेक्ट्रॉन्स बचे 10। सर 10 कैसे रह गए, एक इलेक्ट्रॉन चला गया ना। तो बताओ ज्यादा कौन है, ये ज्यादा तो प्रोटॉन है। कितने से ज्यादा है, एक से ज्यादा है। तो सोडियम पे कैसा चार्ज आएगा हमारे पास में, तो सोडियम पे साथियों आ गया +1। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे देखो क्लोरीन की बात करते हैं। पहले बताओ क्लोरीन पे कितने प्रोटॉन थे, तो क्लोरीन पे प्रोटॉन थे 17। अब इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, आपने जैसे एक इलेक्ट्रॉन को ले लिया तो इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे पास में 18। कौन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। आप कहोगे सर इलेक्ट्रॉन यहां पे ज्यादा है, कितने से ज्यादा है बताओ, तो इलेक्ट्रॉन यहां पे एक से ज्यादा है। अगर एक से ज्यादा है तो क्या बनेगा हमारे पास में, क्लोरीन का -1 बनेगा। आप समझ गए। तो क्लोरीन के ऊपर कैसा चार्ज आ रहा है, माइनस की बना रहा है। इसका मतलब यह है कि यहां पे क्या हुआ है साथियों, चार्ज का निर्माण होता है। अब आप मुझे बताओ कि इसमें क्या हुआ है, देखो ध्यान से, इसके अंदर यहां पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। बोलो हाँ या ना। इसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। अच्छा कहां से कहां पर होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर साथियों हमेशा होता है मेटल से कहां पर, तो मेटल से हमेशा नॉन मेटल की तरफ। कहां से कहां पर, तो मेटल से नॉन मेटल की तरफ, धातु से अधातु की तरफ ट्रांसफर होता है। तो जब धातु होती है तो धातु पे कैसा चार्ज आता है, प्लस का चार्ज आता है। अधातु पे कैसा चार्ज आएगा साथियों, माइनस का चार्ज आएगा। कोई दिक्कत तो नहीं, बोलो जल्दी से हाँ या ना। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए बताओ कि आयनिक बॉन्ड का मतलब क्या होता है साथियों, तो आयनिक बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं होती। कंफर्म है सारी बातें, बोलो हाँ या ना। कोई दिक्कत तो नहीं, आपको सारी की सारी बातें बता दी। अब आप ये देखो ध्यान से कि अगर मैं सोडियम +1 को यहां पे मिलाता हूं किससे, क्लोरीन के -1 से। अब ये बताओ कि प्लस का 1 और माइनस का 1 होगा, तो सोडियम का देखो हम जब मिलाएंगे तो बनेगा NaCl। कोई दिक्कत नहीं है, NaCl। यहां पे प्लस का 1 और माइनस का 1 बनेगा। अब देखो होगा क्या कि ये बनेगा NaCl और इसकी पावर कितनी बनेगी, 0 बनेगी। तो आप बोलेंगे कि इसमें जो बनने वाली बॉन्ड है वो कौन सी बॉन्ड है, तो यहां पे साथियों बनने वाला जो बॉन्ड है इसी को हमने एक नाम दिया जिसे बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। इस बात को जरा समझिएगा, ठीक है। जल्दी बताओ साथियों मुझे कमेंट के अंदर कि ये सारी की सारी बातें क्लियर है कि नहीं। अगर आपने इससे पहले मेरे से बेस पढ़ लिया है तो यकीन मानना साथियों आपको सारा का सारा जो फैक्ट है वो अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। अगर आप सीधी सीधी इसी क्लास में आ गए हो, मतलब होते ना हमारे बहुत से बच्चे होते हैं कि नहीं सर हम तो लाइव पढ़ते नहीं है, आज हमारा मन किया इस क्लास में लाइव आने का, हमने पढ़ लिया, तो भैया तुम्हारे तो फिर डबल डोल हो जाएगी। बताओ जल्दी से मुझे कमेंट के अंदर ये छोटा सा कंसेप्ट चमका है कि नहीं चमका, जल्दी बताओ सबके सब। ठीक है, क्लियर है सारी बातें, कोई दिक्कत तो नहीं। तो हमने ये कॉन्सेप्ट यहां पे समझ लिया अच्छी तरीके से। अब देखो अब जो पॉइंट मैं बताऊंगा वो पॉइंट आपको सारे के सारे यहां पे याद हो जाएंगे। अब कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है आपको जो रटना पड़ेगा, आप सारे के सारे फैक्ट को यहां पे समझ लोगे। देखो पहला पॉइंट हमारे सामने क्या दिया जा रहा है, तो पहला पॉइंट हमारे सामने दिया जा रहा है ये कि इसे हम क्या बोलते हैं साथियों, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है साथियों जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, शेयर होते हैं, ठीक है। इसको जरा समझिएगा। आप क्या करेंगे साथियों, इसमें इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान होता है, देयर इज अ शेयरिंग और देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यस, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग नहीं होती है। बार बार आप यहां पे इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर दो, गलत कर दो कि पहले बता रहा हूं, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ है। ट्रांसफर मतलब स्थानांतरण हो गया इलेक्ट्रॉन्स का। इसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बोलते हैं, पहली बात तो ये। दूसरा इसे क्या नाम देते हैं,
दूसरा साथियों से नाम देते हैं जिसे बोलते हैं हेटेरोपोलर बॉन्ड, जिसे बोलते हैं विषम ध्रुवीय। क्या बोलते हैं? विषम ध्रुवीय बोलते हैं। सर विषम ध्रुवीय क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहां पे दो पोल्स का निर्माण होगा। सर पोल्स कैसे बनते हैं? जैसे मैंने बताया था आपको कि अगर मैं सोडियम की बात करता हूं तो सोडियम पे बनेगा प्लस का चार्ज, और क्लोरीन पे क्या बनेगा साथियों? माइनस का चार्ज बनेगा। बोलो हाँ या ना, है कि नहीं? अब आप ये बताओ कि सोडियम और क्लोरीन की बात करते हैं तो सोडियम पे +1 बना है, मतलब यहां पे एक अलग पोल बना है जिसे बोलते हैं ध्रुव बना है कि नहीं? और हम जब बात करेंगे यहां पे क्लोरीन के बारे में तो क्लोरीन के ऊपर भी क्या बनेगा हमारे पास? ध्रुव बनेगा। ध्रुव मतलब यहां पे पोल बनेगा, तो इसे बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl। तो इसे क्या कहते हैं साथियों? विषम ध्रुवीय बंध भी कहते हैं। किसी को? आयनिक बॉन्ड को। तो आयनिक बॉन्ड के बहुत सारे नाम होते हैं, जैसे क्या नाम है इसका? पहले वाला नाम क्या भैया? पहले वाला नाम है इलेक्ट्रोवैलेंट। दूसरा कौन सा नाम है? हेटेरोपोलर, जिसे बोलते हैं विषम ध्रुवीय बॉन्ड। तीसरा नाम पूछेंगे आपसे, तीसरा है साथियों जिसे बोलते हैं कुलाम्बिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं? कुलाम्बिक बॉन्ड बोलते हैं। सर कुलाम्बिक बॉन्ड क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहां पे आयंस का निर्माण हुआ है। किसका निर्माण हुआ है? चार्ज का निर्माण हुआ है। देखो क्या यहां पे साथियों आयन बने हैं? आयन मतलब क्या यहां पे किसी प्रकार से आवेश बना है, चार्ज बना है? सर बिल्कुल बना है। यहां पे देखा जाए तो आवेश का निर्माण होता है। आवेश मतलब कैसे होते हैं? प्लस का और माइनस का चार्ज बनता है। देखो ध्यान से, जैसे आप नोटिस करो कि एक होता है साथियों सोडियम प्लस में, एक होता है क्लोरीन माइनस में। अब ये बताओ ये है क्या? देखो सोडियम जो है इसको हमने एक नाम दिया जिसे इंग्लिश में साथियों बोलते हैं कैटायन। क्या बोलते हैं? कैटायन। जिसके ऊपर प्लस का चार्ज होता है उसे हम क्या बोलते हैं? कैटायन बोलते हैं। और जिसके ऊपर यहां पे माइनस का चार्ज होता है बालक, उसको हमने एक नाम दिया जिसे बोलते हैं एनायन। अब आप लोगों ने फिजिक्स में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कि प्लस में और माइनस में क्या होता है साथियों? अट्रैक्शन होता है। जहां पे अपोजिट चार्ज होते हैं, अपोजिट चार्ज होता है, वहां पे क्या होता है? आकर्षण होता है। अब मुझे बताओ कि यहां पे प्लस और माइनस में क्या होगा साथियों? आकर्षण होगा। बोलो हाँ या ना। इसमें क्या होगा बताओ जल्दी से? इसमें कहीं ना कहीं अट्रैक्शन होगा। अब ये बताओ कि ये जो अट्रैक्शन है कैसा है? ये फोर्स है। और इसको बताया किसने था? इसको बताया था कुलम चाचा ने। इसे एक नाम दे दिया जिसे बोलते हैं कुलाम्बिक फोर्स। तो ये भी आप जरा समझना, क्योंकि इसमें आयन का निर्माण हुआ है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं साथियों? कुलाम्बिक फोर्स के नाम से भी जानते हैं, कुलाम्बिक बंध भी बोलते हैं। गलती बिल्कुल मत करना, ठीक है? तो ऐसे बहुत से नाम हैं जिसको यहां पे दिए जाते हैं। तो ये सारी की सारी बातें हैं जो मैंने बता दी। कोई दिक्कत किसी को? जल्दी से बताओ मुझे कमेंट के अंदर, ठीक है? बताओ बेटा, सिर्फ पीडीएफ से पढ़ के सिलेबस पूरा नहीं होगा, क्योंकि पीडीएफ के अंदर आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आएंगे। अब जैसे मैंने पीडीएफ के अंदर ये पूरा का पूरा कंसेप्ट दिया हुआ है, लेकिन आपको सोचो कि ये पढ़ना पड़ा ना मुझसे। आप समझ गए जो मैं कह रहा हूं? मतलब पीडीएफ के अंदर भी मैंने ये सारी की सारी चीजें दी हुई हैं, लेकिन स्टिल आपको ये कहीं ना कहीं जो कॉन्सेप्ट है पढ़ना पड़ेगा मुझसे, तभी तो जाके चीजें क्लियर होंगी। तो ये सारे के सारे नाम हैं जो मैंने बता दिए। आप गलती बिल्कुल मत करना, कुछ नाम अलग से दिए गए हैं, इनको पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये थोड़ा सा हाई स्टैंडर्ड चीजें थी, मैंने बता दी, लेकिन जो मेन मेन नाम थे वो मैंने आपको सारे बता दिए। चलो अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में। प्रॉपर्टीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और इन प्रॉपर्टीज से बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जामिनेशन में सीधे सीधे बन जाते हैं। आइए जरा समझते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज यहां पे दी जा रही है। बोर्ड पे देखो ध्यान से। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो कौन सी है? तो सबसे पहली प्रॉपर्टी यह है कि इनके अंदर यहां पे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा हाई होती है। हाई होती है मतलब क्या बात है भैया? इसका मतलब यह है, इसका मतलब यह है कि इनको पिघलने के लिए और उबलने के लिए ज्यादा मात्रा में टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ेगी। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है साथियों? मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है कि जब हम किसी चीज को गलाते हैं, जब सॉलिड से लिक्विड बनती है उसे क्या बोलते हैं? मेल्टिंग बोलते हैं, ठीक है? और जब यहां पे लिक्विड से गैस बन जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? बॉइलिंग बोलते हैं। तो इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा हाई होते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा यहां पे एनसीईआरटी हमारी बता रही है। देखो जैसे हम बात करते हैं इनके बारे में, नमक है, तो नमक का साथियों मेल्टिंग पॉइंट है 1074 डिग्री केल्विन। दो केल्विन में दिया है, केल्विन की बात हम करेंगे, ठीक है? तो यहां पे सोडियम क्लोराइड जो नमक होता है, उसे यहां पे 1074 केल्विन का तापमान चाहिए पिघलने के लिए, पिघलने के लिए, ठीक है? इसी तरह से हम बात करते हैं लिथियम क्लोराइड के बारे में, इसी तरह से बात करते हैं कैल्शियम क्लोराइड के बारे में, कैल्शियम ऑक्साइड के बारे में, और मैग्नीशियम क्लोराइड के बारे में। आप देखो इन सब का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना है? बहुत ही ज्यादा हाई है। इसका मतलब समझ रहे हो? मतलब क्या है साथियों कि आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि आयनिक बॉन्ड जो होते हैं उनके अंदर मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, ज्यादा होता है? ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में साथियों बनने वाला जो बॉन्ड है बहुत ही ज्यादा मजबूत है, बहुत ज्यादा मजबूत है। इस बात को जरा समझिएगा, ठीक है? तो आपसे एक क्वेश्चन बहुत प्यारा बन जाता है, गलती बिल्कुल मत करना, अच्छे तरीके से सीधे सीधे फैक्ट है जो बन जाते हैं। अब आप ये देखो, अब आप ये देखो ध्यान से
कि हम जब बात करेंगे तो हमारे पास में इसका एग्जाम्पल है जो मैंने बता दिया, ठीक है। चलो दूसरा हम जब बात करते हैं वो ये पूछा गया है कि इनकी संरचना कैसी होती है, तो इनकी संरचना होती है कठोर संरचना होती है। अब ये बताओ जैसे नमक है, तो नमक यहां पे किस अवस्था में पाया जाता है, सॉलिड स्टेट में या फिर लिक्विड स्टेट के अंदर। आप कहोगे सर जो नमक होती है वह हमारी सॉलिड स्टेट में पाई जाती है। अगर हम नमक की बात करते हैं जरा समझो, जैसे नमक है तो मैंने बता दिया जो सोडियम क्लोराइड होती है, नमक होती है NaCl, ये NaCl को अगर मैं यहाँ पे रूम टेम्परेचर पर रखता हूं तो ये किस अवस्था में पाई जाती है, तो ये साथियों पाई जाती है ठोस अवस्था में, जिसे बोलते हैं सॉलिड स्टेट। बोलो हाँ या ना, क्यों? क्योंकि इनकी बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है वो ज्यादा होता है कम होता है, तो इनकी बीच में साथियों लगने वाला फोर्स यहाँ पे ज्यादा है। अब आप खुद ही सोचो कि अगर जिसके अंदर यहाँ पे बॉन्ड मजबूत होंगे, मजबूत मतलब जिसका बॉन्ड मजबूत होगा उसको तोड़ना मुश्किल होगा, तोड़ना मुश्किल है मतलब उसकी संरचना में बदलाव करना मुश्किल हो जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत प्यारा बनता है कि आयनिक बॉन्ड की जो संरचना होती है जिसमें आयनिक बंध देखने को मिलता है उसकी संरचना कैसी होती है, तो सामान्यतः वो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। गलती बिल्कुल मत करना, एग्जामिनेशन में पूछेंगे आपसे सोडियम क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, कैल्शियम फ्लोराइड हो गया। जैसे अगर आपसे पूछे ये है, ये हमारे सामने दिया गया है, ये हमारे पास में कॉपर सल्फेट है। अब देखो, अब बताओ कि कॉपर सल्फेट में कहीं ना कहीं कौन सा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड ही है। क्यों? इसमें भी हमारे पास में आयंस का निर्माण होता है। अगर मैं बात करूं कॉपर के बारे में तो कॉपर में प्लस होगा, सल्फेट में बेटा कैसा है, माइनस में है। तो कॉपर प्लस में सल्फेट माइनस में, मतलब हमारे पास कैसा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है। समझ में छोटी सी बात आ गई, गलती मत करना, पहले बता रहा हूं, ठीक है। चलो इसके बाद हम बात करते हैं किसके बारे में, ये सॉल्यूबल इन पानी के बारे में। तो सॉल्यूबल इन पानी, ये देखो ध्यान से कि ये जो आयनिक बॉन्ड होते हैं साथियों ये पानी के अंदर यहां पे घुलनशील होते हैं। कैसे होते हैं? घुलनशील होते हैं। इस बात को जरा समझिएगा। तो ये जो हमारे पास में है वो कैसा, यहां पे घुलनशील कहा गया है। घुलनशील मतलब कि ये पानी में घुलनशील होते हैं। लेकिन इसके ना अपवाद देखने को मिलेंगे। अब थोड़े बहुत अपवाद भी हैं, मैं आपको वो बता देता हूं, उनको देखो ध्यान से। जैसे आपने नोटिस किया होगा साथियों, नमक है, तो नमक जो होता है वो पानी में कैसा है, तो नमक को जब पानी में डालते हैं तो नमक जो होता है साथियों पानी में कैसा है, बताओ जल्दी से। तो ये पानी के अंदर यहां पे घुलनशील है, बोलो हाँ या ना। जो नमक होता है वो पानी में कैसा है बेटा, तो वो पानी के अंदर सॉल्यूबल है। नमक कैसा है हमारे पास, सॉल्यूबल है। लेकिन यहां पे ना हमारे पास कुछ अपवाद होते हैं। अपवाद मतलब हमारे पास में ना कुछ यहां पे एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस कैसे, मतलब कि हमारे पास में कुछ यहां पे आयनिक कंपाउंड होंगे और ये ऐसे हमारे पास में आयनिक कंपाउंड हैं जो यहां पे पानी में घुलनशील नहीं होते। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं भाई कौन कौन से होते हैं, जरा बता दो जल्दी से सबके सब। यहां देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं बैरियम सल्फेट के बारे में। बैरियम सल्फेट को जब पानी में डाला जाता है तो पानी में घुलता नहीं है, ये नीचे बैठ जाता है, ठीक है। पानी में जब उसको डालोगे ना तो पानी में सॉल्यूबल नहीं होता बैरियम सल्फेट, ये नीचे बैठ जाता है, ठीक है। इसी तरह से हम बात करते हैं किसके बारे में, यहाँ पे लेड क्लोराइड के बारे में। तो लेड क्लोराइड भी पानी में नहीं घुलता, नीचे बैठ जाता है। हम बात करते हैं सिल्वर क्लोराइड के बारे में, AgCl के बारे में, ये भी पानी में नीचे बैठ जाता है। हम बात करते हैं कैल्शियम सल्फेट के बारे में, यहाँ पे मर्करी क्लोराइड के बारे में। तो ये सारे के सारे कैसे हैं, तो ये सारे के सारे हमारे पास में इनसॉल्यूबल हैं जो पानी के अंदर यहाँ पे नीचे बैठ जाते हैं। इन बात को जरा समझिएगा, ठीक है। तो ये सीधे सीधे पॉइंट है जो मैंने बता दिए, एग्जामिनेशन में बहुत प्यारा फैक्ट है जो बन जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट को और देखो, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो बड़ा मजेदार है। क्या पॉइंट है कि हम बात करते हैं यहां पे साथियों इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में। देखो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है कि इनके अंदर यहां पे करंट को बहने की क्षमता मिलती है। देखो इसका मतलब होता है साथियों कि इनके अंदर यहां पे जो करंट होता है वो फ्लो करता है। मतलब आप यहां पे कह पाएंगे कि इनके अंदर जो करंट है वो क्या करेगा साथियों, फ्लो करेगा। जैसे आप नोटिस करो कि पानी में जब नमक की मात्रा डालते हैं, पानी में नमक डालते हैं, तो पानी में नमक डालने से साथियों इसमें करंट की मात्रा बढ़ती है, करंट की मात्रा कम हो जाती है। भैया सिंपल सी बात बताऊं तो करंट की मात्रा बढ़ जाती है। तो उससे हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, उसे बोलते हैं साथियों इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, है ना, विद्युत चालकता। अब आप नोटिस करो कि जब हम किसी भी आयन को, सुनो, हम जब किसी भी आयन को पानी में डालोगे, आप जब भी किसी आयन को पानी में डालोगे तो उसमें यहां पे करंट की मात्रा बढ़ेगी, करंट की मात्रा कम होगी। तो सिंपल सी बात है भैया, करंट की मात्रा बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। आपने पढ़ा होगा अक्सर कि यहां पे सॉल्ट वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो फिल्म आई थी ना, कौन सी थी यहाँ पे, 3 इडियट्स।
तो थ्री इडियट्स के अंदर भी यहाँ पे समझाया गया था उसको कि कैसे वो एक व्यक्ति होता है, सीनियर होता है, वो रणछोड़ दास के यहाँ पे गेट पे जाके मूत्र विसर्जन करता है, क्योंकि हमारे शरीर से पेशाब जो निकलती है उस पेशाब के अंदर यहाँ पे पानी के साथ साथ में बहुत सारी मात्रा में नमक भी होता है। अब क्योंकि नमक है तो नमक में तो करंट पास करेगा, और इस कारण से उसको यहाँ पे झटका लग जाता है। तो यहाँ पे माधवन साहब बोलते हैं कि सॉल्ट वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, हमने पढ़ा था, उसने अप्लाई कर दिया। ये बात बिल्कुल सत्य है। अब जरा यहां पे देखो बालक, होता क्या कि आप जैसे यहां पे करंट को देखो, जैसे यहां पे नमक मिलाते हैं ना तो करंट पास करता है, लेकिन जो डिस्टिल्ड वाटर होता है जिसे बोलते हैं आसुत जल, इसमें करंट पास नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि इसमें किसी प्रकार से कोई भी जो सॉल्ट है वो नहीं होते। जैसे बैटरी वाला पानी है, तो बैटरी वाले पानी में साथियों कोई भी यहां पे आयन नहीं मिलेगा, बैटरी वाले पानी में किसी प्रकार से नमक नहीं मिलता, जिस कारण से उसमें करंट पास नहीं करता। अब मैं जो पॉइंट बता रहा हूं देखो, हमारे पास ना फिर से कुछ एक्सेप्शन है, कुछ से हमारे पास अपवाद है। अब हमारे पास में कुछ ऐसे आयनिक कंपाउंड मिलेंगे, हमारे पास में कुछ ऐसे यहां पे आयनिक क्या है, कंपाउंड है, जो कहने के तो आयनिक है, लेकिन उनके अंदर क्या पास नहीं होता, उनके अंदर साथियों करंट पास नहीं करता। क्यों नहीं करता? जरा यहां पे देखो, जैसे हम बात करते हैं मरकरी क्लोराइड के बारे में, तो मरकरी क्लोराइड का साथियों फॉर्मूला बनता है HgCl2। HgCl2 जो होता है साथियों, वो पानी के अंदर यहां पे आयन नहीं बनाता, और जब आयन नहीं बनाता तो इसके अंदर यहां पे करंट पास नहीं करता। ठीक है, हम बात करते हैं किसके बारे में, एसिटिक एसिड के बारे में, जिसे बोलते हैं CH3COOH। ये हमारे घर में पाया जाने वाला सिरका होता है, हम जो यहां पे यूज करते हैं। सिरके के अंदर यहां पे कमजोर होता है, मतलब इसमें बहुत ही कम मात्रा में करंट है जो पास करेगा। अब CH3COOH की बात करूंगा ना तो ये थोड़ा सा अपवाद तौर पे आता है। हम बात करते हैं बैरियम सल्फेट को लेकर साथियों, बैरियम सल्फेट के अंदर भी करंट पास नहीं करती है। ग्लूकोज छोड़ दो, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए बताओ कि पानी में ग्लूकोज को मिला दिया जाए तो क्या ग्लूकोज यहां पे करंट को पास करेगा, तो आंसर है नहीं करेगा। तो ग्लूकोज जो होता है साथियों वो हमारे पास में कार्बन कंपाउंड होता है, इसको जरा समझना। जो ग्लूकोज है वो कैसा है, तो ग्लूकोज भैया हमारे पास में कार्बन कंपाउंड है। कैसा है? कार्बन कंपाउंड है। इसके अंदर यहां पे आयनिक बॉन्ड नहीं होता, ये तो मैंने बता दिया। यहां पे सुनो, तो ग्लूकोज के अंदर करंट पास नहीं करता। अगर आपसे पूछें बताओ कि मेरे पास एक दो ग्लास है, एक ग्लास में ग्लूकोज है और एक ग्लास में यहाँ पे पानी भरा पड़ा है जिसमें नमक की मात्रा मिला दी है, तो किस में करंट पास करेगा, ग्लूकोज में फिर नमक में? तो नमक में करंट पास करेगा, ग्लूकोज में करंट पास नहीं करता। ये बात आप जरा समझो, ठीक है? क्लियर सारी बातें? तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो मैंने बताया आपको किसके बारे में यहाँ पे। तो हमने साथियों जो पढ़ा वो पढ़ा यहाँ पे आयनिक बॉन्ड के बारे में। मैंने आपको आयनिक बॉन्ड की जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी यहाँ पे बता दी हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं वो भी मैंने, देखो किस प्रकार के फैक्ट बनते हैं वो भी मैंने बता दिए, ठीक है? चलो अब देखो, मैंने आपको यहाँ पे आज जो पढ़ा दिया साथियों वो पढ़ा दिया किसके बारे में, यहाँ पे आयनिक बॉन्ड के बारे में, ठीक है? कल हम जो पढ़ेंगे ये पढ़ेंगे यहाँ पे किसको लेके साथियों, तो कल हम पढ़ेंगे यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड को लेके। अब कोई अगर डाउट है तो पूछ लो डाउट मुझसे, और आपको कुछ अगर पूछनी है चीजें तो मुझसे बात कर सकते हो। अब आप पूछ लीजिए, क्योंकि होता है साथियों क्या है कि मैं जब क्लास ले रहा होता ना तो क्लास के बीच में ज्यादा कमेंट्स में पढ़ता नहीं हूं। तो ये मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया है, इसकी पीपीटी आपको मिल जाएगी अभी थोड़ी देर से। अब आपको जो भी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, जल्दी से बताइए। अच्छा, जो बच्चे साथियों अभी ज्वाइन किए हमारे साथ में, देखो ध्यान से, जो बच्चे अभी ज्वाइन किए हैं उनसे मेरा छोटा सा कहना यह है साथियों कि केमिस्ट्री के अंदर मैंने आपको पहले कुछ फंडामेंटल्स पढ़ाए। सुनो, तो केमिस्ट्री के अंदर साथियों मैंने आपको बहुत सारे फंडामेंटल्स पढ़ाए हैं। आप प्लीज उन फंडामेंटल्स को पढ़ लीजिएगा अच्छी तरीके से, बिना उन फंडामेंटल्स के साथियों मत पढ़िए, आगे मत पढ़िए, ठीक है? तो आपको बताऊं कि मैंने आपको यहाँ पे मैटर पढ़ा दिया था, जिसे बोलते हैं पदार्थ की मात्रा पढ़ा दी थी। आपको देखो साथियों मैंने यहाँ पे एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है, एटम्स के बारे में पूरा समझाया। ये हमारा बेस है केमिस्ट्री का। आप यहाँ पे किसी भी क्लास को पढ़ो, अगर आपने ये दो चीजें पढ़ी हैं, आपने ये जो दो तीन चीजें पढ़ी हैं, तो ये दो चीजें पढ़ने के बाद ही साथियों आप यहां पे चीजों को पढ़िएगा, ठीक है? प्लीज उसके बाद ही साथियों आप यहां पे इस पे आइए, क्योंकि बिना इनके आप नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है? चलो अच्छा भैया, एमसीक्यू वाली बेटा जो क्लास है वो मैं लूंगा 5 से, क्योंकि अभी यहां पे बच्चों का एग्जाम है एलपी वाला, तो उनके लिए मेरी ज्यादा प्रायोरिटी है, तो है ना? उस पे एमसीक्यू वाली बेटा क्लास में 5 से स्टार्ट करूंगा दोबारा से। सर थर्ड पॉइंट नहीं बताया, कौन सा थर्ड पॉइंट नहीं बताया मैंने आपको? बेटा बता तो दिया मैं थर्ड पॉइंट कोलंबिक फोर्स के बारे में। ठीक है, चलो।
तो ये था हमारा, कल हम इसमें बात करेंगे किसके बारे में, कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। और कोवलेंट बॉन्ड की बात सुनो सुनो, देखो आपको मैं बताऊं साथियों, जैसे ही मैं आपको पूरा बॉन्ड पढ़ा दूंगा, बॉन्ड्स पढ़ा दूंगा, तो बॉन्ड्स के बाद हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे टॉपिक हम शुरू करेंगे जिसका नाम है केमिकल इक्वेशंस या केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। तो फिर आपको मैं यहाँ पे केमिकल रिएक्शन का जो टॉपिक है वो यहाँ पे पढ़ाने वाला हूं, और हम केमिकल रिएक्शंस को बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, इन डिटेल से पढ़ने वाले केमिकल रिएक्शंस को, ठीक है। तो ये पहले हम बॉन्ड पढ़ते हैं, पहले बंद पढ़ते हैं, और बंद के बाद साथियों मैं केमिकल रिएक्शंस पूरा पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।